नमस्कार, मुलाकात पावर्ड बाय टॉप इन इंडियन में आज हमारे साथ है जीएनयू का सबसे बड़ा चेहरा उमर खालिद साहब। स्वागत है आपका पहली बार। सर, देश का सियासत किस तरफ जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश का सियासत इस तरफ जा रहा है कि ना हमारे जनवादी स्पेस पे है, डेमोक्रेटिक स्पेस पे लोगों के डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन की रिलेंटलेस हमला, चौतरफा हमला, दादरी से लेके भोपाल, पूना से लेके और इलाकों तक, जेनयू से लेके एफपी से लेके एफटीआई तक, हर विश्वविद्यालयों में, कारखानों में, खेतों में, खलिहानों में, मुसलमानों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में, हर जगह चौतरफा हमला है। हमने देखा जब से सरकार आई है किस तरीके से उन्होंने शुरुआत में कम्युनल और सांप्रदायिक दंगे करने शुरू करे। वो आए और जब वो लोकसभा इलेक्शन से पहले मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा सतनाम मचा, उसके आने के बाद दादरी में, अभी हमने देखा भोपाल में आदमी मुसलमानों को मारा, ऊना में दलितों को मारा। तो एक दिन नहीं गुजरता जब हम ये न्यूज़ नहीं पढ़ते कहीं कि किसी गरीब को, किसी मुसलमान को, किसी महिला को, किसी अल्पसंख्यक को, किसी आदिवासी को कहीं ना कहीं हमला ना हुआ। पिछले साल बस्तर के अंदर 100 से ऊपर ज़्यादा आदिवासियों को मारा है और वहाँ आदिवासियों को उनकी दलदल जमीन से खदेड़ के निकाला है। इस तरफ जब हम इस चौतरफे हमले से लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर बाहर तक हमारे ऊपर ही नोटबंदी करके सौंप दिया गया और नोटबंदी में देखा हमारा अपना पैसा हमसे सरकार छीन रही है और वो अडानी, अंबानी और मालिया लोगों को लोन देने के लिए हम सबसे बोल रही है कि आप अपना पैसा बैंक को मिलेंगे। तो बहुत गंभीर स्थिति है और इस समय बहुत सख्त जरूरत है कि सारे जनवाद पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग एक साथ मिलकर इसको चुनौती दें, वरना आने वाले दिनों में शायद हम में से कोई नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि जो लोग पढ़े लिखे जो समझते हैं वो डिमोनेटाइजेशन को गलत नहीं कहेंगे। तो आप किस तरह से इसको डिमोनेटाइजेशन को गलत समझ रहे हैं और कैसे इसको आप सामने निकाल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो सिंपल सी बात ये है कि अगर ये भाजपा का क्लेम है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं, जितने मेजर इकोनॉमी हमारे देश के हैं उन सब ने डिमोनेटाइजेशन को गलत बताया है। ये डिमोनेटाइजेशन होता है कि ये जो अपना तथाकथित एम है वो कहीं भी सॉल्व नहीं कर सकती। ये सोचना कि आज के समय काला धन कैश में होता है, ये सबसे बड़ी हमारा मतलब एक पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन यही है कि आज के समय जो लोग सही में काला धन रखते हैं और जो अरबों खरबों में रखते हैं, कुछ दिनों पहले काला धन वाली नोटबंदी आने से पहले पनामा पेपर्स निकल कर आए थे। इस तरीके से देखा कि इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्मकार, सबका काला धन बाहर के बैंकों में है, स्विस बैंक में है और जगह जगह बंद है। जिनके पास स्विस बैंक और फॉरेन बैंक में नहीं है वो लोग सोने में और जमीन खरीद कर रखते हैं। तो ये इमेजिन करना कि काला धन 500 और 1000 के नोट में सबसे बड़ा फ्लॉप यही है। अगर 1000 के नोट में काला धन आप बंद कर रहे हैं, 1000 का नोट 2000 रुपये के नोट क्यों ला रहे हैं? तो हर एक लेवल पे और ये बात करना कि एक तरफ ये कुछ है हमारे देश में कैशलेस इकोनॉमी, जो नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं, कैशलेस इकोनॉमी, और उसका जो बेनिफिशरीज है ये सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो आज चाहते नहीं कि छोटी दुकानें बचे, छोटे बिजनेस बचे, छोटे उद्योगपति बचे, और वही कुछ लोग जो वहाँ एक कैशलेस ट्रांजैक्शन अफोर्ड कर सकते हैं। आप खुद बताइए, ये बोला गया कि और नोटबंदी को तो लेकर 4 महीने 100 दिन हुए हैं, 100 दिन में तो 56 किस्म के रूल आएंगे कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं। और ये आप सोचिए कि बैंक अकाउंट हमारे देश में किन लोगों के पास है? बहुसंख्यक आबादी के पास, मेजोरिटी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। उन लोगों का जो रेडी पर खड़े होकर सब्जी बेचते हैं, वहाँ कुछ और बेचते क्लेम हैं। करते हैं कि जनधन योजना के तहत काफी लोगों के अकाउंट खुल गए, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन रह गई इसके वजह से अकाउंट नहीं है। देखिए, एक तरफ तो पहली सवाल ये है कि मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं अकाउंट खोलना चाहूँ या ना खोलना चाहूँ। ये क्या ज़बरदस्ती है कि आप मुझको अकाउंट खोलने में मजबूर करें? मैं फिर से बोलूँगा, जो देश जिसमें मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इलिटरेट है, आप किसको फायदा कर रहे हो और आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये इनका जितने बड़े बड़े प्रोपेगेंडा के चैनल हैं, आज इस चीज़ को लेके ये बिल्कुल उनका कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं कि शुरुआत में देखा कि जी न्यूज़ और कुछ चैनल शुरू करें कि इस नोट के अंदर चिप है, इस नोट के अंदर क्या क्या है। मतलब मोदी भक्ति में ये चैनल तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल चुके हैं। तो जो समस्याएं हैं, लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं हैं, 100 लोगों से ऊपर की मौत हुई है, मतलब ये कोई मजाक नहीं है। 100 लोगों से ऊपर मर गए हमारे देश में और फिर भी हमको ये बताया जा रहा है कि आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। 100 लोगों की जान तो वापस फ्यूचर में वापस नहीं आएगी। तो इन सब जुमलों को, इन सब खोखलेपंथी को हमको समझना है और इसका विरोध कर रहे हैं। खालिद साहब इसको फाइनेंस मिनिस्टर इसको नोटबंदी को सक्सेस के टैग देते हैं कि सक्सेसफुल बना। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इस तरीके के क्लेम पहले भी दिए, यही बात बोलना कि सक्सेसफुल रहा, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करूँगा, सक्सेसफुल रहा, लेकिन सवाल ये किन के लिए सक्सेसफुल रहा और किन लोगों के लिए खराब रहा। सही बात है, जो लोग बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है तो कैशलेस ट्रांजेक्शन है, उनको वो कैश वैसे भी कैरी नहीं करते। और लेकिन जो एक आम इंसान, मजदूर, किसान, उन लोगों का जो हाल है, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाल है, वो बुरा हाल है। आप बोल रहे हैं सबके जनधन अकाउंट से सबका बैंक अकाउंट खुला है, तो बैंक अकाउंट आप बताइए, जो ऐसे इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ किलोमीटर किलोमीटर दूर तक बैंक ही नहीं है,
कौन किसका बैंक अकाउंट खोला, किसके लिए सक्सेस है। अरुण जेटली मुझे याद है, मैं बोल रहा हूँ पैसे क्लेम पहले भी करते रहते हैं, जिस दिन कन्हैया को बेल मिली थी यहाँ आके बोले थे कि हमने दिल्ली के छात्रों से वैचारिक जंग जीत ली। मतलब एक ऐसा मिनिस्टर और एक ऐसी सरकार जो विचारों की जंग सो कॉल्ड पुलिस को भेजकर गुंडों को भेज के लड़ रही है और बोल रही है कि हम जीत गए, जैसे स्कूल के गुंडे होते हैं मार पीट के बोला कि हम जीत गए। तो ऐसे क्लेम अरुण जेटली पहले भी करते रहे और ऐसे खोखले जुमलों को हमें समझना जरूरी है। ये सरकारी जुमलों से टिकी हुई है, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। खलील साहब, जैसे आप देख रहे हैं कि जो जब से मोदी सरकार आई तो एक मीठा बोल लेके चल रही है मुस्लिम्स के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि इसके मीठे बोल क्या सही में मीठे बोल हैं या इसके पीछे सरकार का कुछ अंदेशा है, कुछ फायदा हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? लेकिन मीठा बोल कहाँ है? मतलब मैं यहाँ इनके मिनिस्टर्स के स्पीचेज में नहीं जाना चाहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जो दादरी होता है वो अपना मुंह नहीं खोलते, और जो बाकी मिनिस्टर मुंह खोलते हैं तो मन करता है कि मुंह ना खोले तो बेहतर होता है। कि उनको महेश शर्मा के बोलते हैं कि हमने तो अखलाक के वही मारा उसकी बेटी को मोलेस्ट नहीं किया, तो ये आप नहीं बोल सकते। और इस किस्म के भड़काओ भाषण इनके इतने सारे मिनिस्टर यहाँ पे देखे रहते हैं, मीठा बोल कहाँ है? और जहाँ तक एक्शन में भी अगर आप देखें, मुसलमानों की हालत अगर और बदतर हुई है। एक इनसिक्योरिटी है जो दादरी में देखा, एक पूरा गांव पार्टिसिपेट करता है। एक समाज के अंदर आप इस किस्म का एक टेम्पर क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ लोगों के खिलाफ हिंसा सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि उस हिंसा को जायज़ ठहराया जाएगा। दादरी में पूरा गांव पार्टिसिपेट करता है, और वही भोपाल में जो 8 अंडर ट्रायल को मारा, बालूबला में आतंकवादी को मारा, तो कौन सा मतलब ये लोग बोलते हैं कि हम देश के संविधान पर भरोसा करते हैं, हम देश के आइन पर भरोसा करते हैं। आपके देश के आइन के हिसाब से, आपके देश के लॉ के हिसाब से वो लोग अंडर ट्रायल थे। अंडर कंट्रीज लॉ से समवन इज इनोसेंट एंड इज गिल्टी, यू किल देम, यू ब्रांड देम एज टेररिस्ट। और उसके बाद जितने ही मोदी भक्त हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो क्या बयान दे रहे थे कि अगर इनकाउंटर किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर फर्जी इनकाउंटर किया तो और भी अच्छी बात है। तो एक मैं बोल रहा हूँ एक साइकी क्रिएट किया जा रहा है, और एक फाशीवाद का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिर्फ हिंसा नहीं करता, कुछ लोगों के खिलाफ हिंसा को नॉर्मलाइज करता है। कश्मीर में 100 से ऊपर लोगों को मार दिया, इसने सैकड़ों लोगों को अंधा कर दिया, लेकिन हर कोई आज वो इशू ही नहीं है। 100 से ऊपर ज्यादा लोग नोटबंदी में मर गए, आज वो इशू ही नहीं है। तो ये जो हिंसा का नॉर्मलाइजेशन है, इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। खलील साहब, जैसे आप देखते हैं कि जो आरोप लगते हैं कि जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो महबूबा और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की अलायंस सरकार, तो जो दावे कर रहे हैं कि कश्मीर सही डेवलपमेंट के रूप में जा रहा है, तो कैसे मतलब देख रहे हैं अपने डेवलपमेंट? अगर आप सन 2016 में तो कश्मीर में जो कतलेआम हिंदुस्तानी सरकार ने अपनी सेना के द्वारा मचाया, 73 लोगों को मारा, बच्चों को मारा, बच्चों को अंधा किया। आज जो पैलेट गन जो बाकी जगह जानवरों के खिलाफ इस्तेमाल होती है, वो कश्मीर में इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। कश्मीर अभी तक जिसका रिकॉर्ड था कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मिलिट्राइज जोन है, अब इसका एक और बहुत ही गंदा रिकॉर्ड आ गया है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पैलेट से अंधे हुए हैं, तो वो कश्मीर है। और उसके बाद ये दावे इतने बेबुनियाद नहीं बोलूँगा, इतने क्रूअल दावे हैं कि आपने एक पूरी जनता को ऐसे कगार पर खड़ा कर दिया कि आप उनको हर किस्म का जुल्म आपने उनके ऊपर किया, और उसके बाद ये दावे करते हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। इस बात को हमको समझना पड़ेगा कश्मीर में पिछले 20 साल से क्या हो रहा है। मतलब कश्मीर पे आपका स्टैंड क्या है इधर की? ये कश्मीर का हमारा स्टैंड क्लियर है, और मैं इस बात को बार बार बोलता रहा हूँ कि हम कश्मीर में कश्मीर के लोगों के साथ, और जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिनके ऊपर हमारा यूनिवर्सिटी बना और जिनके पिछला हम लोग पीछे देख रहे हैं, उनका जो स्टैंड था और हमारा जो स्टैंड है वो सेम स्टैंड है। कश्मीर की जनता खुद डिसाइड करिए कश्मीर कहाँ रहने चाहिए। लेकिन 70 साल बीत गए, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री का जो प्रॉमिस था और जो जिन्होंने संविधान लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो फाइनल स्पीच में जो उनका असर्शन था कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, हमारा भी वही था कि कश्मीर की जनता डिसाइड करेंगे। और आप खुद सोचिए, पिछले जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने कितनी जंग लड़ी कश्मीर के ऊपर, लेकिन आज तक ये जरूरी नहीं समझा कश्मीर के लोग से पूछ लें वो क्या चाहते हैं। दो बड़े सुपर पावर्स लड़ रहे हैं, और आज तो वो न्यूक्लियर पावर है, दो बड़े न्यूक्लियर पावर्स लड़ रहे हैं। हम सबकी जान, हिंदुस्तान के आम आवाम की जान, कश्मीर पाकिस्तान के आम आवाम की जान खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन जिस टेरिटरी के ऊपर वो लड़ रहे हैं उस टेरिटरी के लोगों से पूछने को तैयार नहीं है। हमारा डिमांड सिर्फ इतना है, कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे। कश्मीर के ऊपर जो मेरा स्टैंड है वो यहाँ से डिटर्मिन होता है कि हम जुल्म के खिलाफ जो खड़े होंगे वो नक्शों से डिटर्मिन नहीं है, वो इंसानियत से डिटर्मिन है। हमारे प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे के दिन जो भाषण देते हैं वो बलूचिस्तान को याद करते हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो तिब्बत के साथ खड़ी होती है, लेकिन कश्मीर के ऊपर जुल्म करती है। मेरा मानना सिंपल है, अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ होता
और मैं कश्मीर के साथ खड़ा होता लेकिन बलूचिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ होता, या मैं चीन में पैदा हुआ होता, मैं कश्मीर के साथ खड़ा होता लेकिन तिब्बत के साथ खड़ा नहीं होता, तो ये बहुत हिपोक्रेसी होगी। वो सारे लोग जो आज तिब्बत और बलूचिस्तान के साथ खड़े होने की दावा करते हैं कि कश्मीर में जुर्म करते हैं, वो लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं, उनकी बात को समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर के लोग क्या डिसाइड करेंगे, ये हमारा सिर्फ इतना से डिमांड है, हमारा सिर्फ इतना सा पोजीशन कि आप उनसे पूछिए, हमें नहीं पता वो क्या डिसाइड करेंगे, ये उनका राइट है। मैं नहीं बोल सकता उनके बिहार में वो क्या डिसाइड करेंगे, या आप उनसे पूछ के तो देखिए एक बार। अगर हिंदुस्तान को लगता है कि ये सिर्फ कुछ अलगाववादी कुछ चंद लोग हैं, कुछ मिलिटेंट्स हैं, और उसका कोई मार्क सेंटिमेंट नहीं है वहाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन सवाल को लेकर, तो आप एक बार प्लेबिसाइड करा लीजिए, लेकिन मैं किसी को फेवर नहीं करता, मैं सिर्फ कश्मीर, और सिर्फ कश्मीर नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो फिलिस्तीन में हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री में हो, चाहे वो तिब्बत में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, तो उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। आप पे आरोप लगता आता है राष्ट्रद्रोह का, आपको इससे वाकिफ हो गए, तो अकॉर्डिंग टू यू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? देखिए, ये बहुत ही हिलेरियस बात है, ये राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा। आज हमारे जो सत्ता में बैठे हैं, उनका इतिहास रहा है देश में दंगे कराने का, मुसलमानों पर हमले कराने का, देश को बांटने का, सावरकर थ्योरी लेकर आते, सबसे पहले टू नेशन थ्योरी, और वो आज हमको बोल रहे हैं राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं। आज हम लोग जो राष्ट्र की सबसे उत्पीड़ित जनता के साथ खड़े हो रहे हैं, और अपना जो कैंपस के अंदर की लड़ाई को सिर्फ कैंपस के अंदर की मत ना रखते, उसको बाहर हर तरफ संवेदनशील जनता की लड़ाइयों से जोड़ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, जब हम यहाँ पीआर के खिलाफ लड़ते हैं, हम ऐसा नहीं लगता कि एक वाइस चांसलर है जिसने तो पॉलिसी लेकर हमको पीआई खोला, सीधा सीधा नेता, इसका सीधा सीधा लिंक आज जो इकोनॉमिक पॉलिसीज देश में आ रही है उससे, जो बोल रहा है कि शिक्षा से, हेल्थ से, कृषि से पैसा हटाओ, तो जो लोग जिम्मेदार हैं और जो प्रोसेस जिम्मेदार है जिसके चलते हमारा फीस बढ़ा है, वही प्रोसेस जिम्मेदार है जिसके चलते इधर के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और जब हम इन दो लड़ाइयों को जोड़ के देखते हैं, तो आज हम एक्चुअली जो देश की सबसे उत्पीड़ित जनता है, जो जनता का पैसा जिसकी बात करते हैं, टैक्स पेयर मनी, मैं बात पूछना चाहूँगा, टैक्स पेयर मनी के अंतर बात करें तो नेता बात करें तो उनके पिताजी का पैसा है, इस देश की जनता का पैसा है। और आप जब हम अपनी लड़ाई को देश की जनता के साथ लड़ाई को जोड़ के देख रहे हैं, तो हम उस देश की जनता के पैसे के साथ खड़े हुए हैं, उस देश की जनता के साथ खड़े हुए हैं, और यही हमारा दायित्व है। आप राष्ट्रद्रोही बोलिए, आप हमको देशद्रोही बोलिए, तो हमको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। एक बात सिंपल सी है कि ये डिसाइड क्या राष्ट्रद्रोह है और क्या देशद्रोह है, ये कोई एक पर्टिकुलर पार्टी डिसाइड नहीं है। आज जो ये लोग स्टार्ट कर दिए हैं, हर किसी को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, एंटी नेशनल इज द न्यू वर्ड। तो आप सवाल उठाइए, आप सोचना शुरू कीजिए, आपको फौरन एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा। ये धमकी है, ये ब्रांड करके हमको चुप कराने का तरीका है कि हम सहम डर जाए, हमारे ऊपर एंटी नेशनल बोलने के बाद हमको गली में कोई भी पकड़ के मार सकता है, हमको पुलिस ना करेगी, लेकिन हम इन धमकियों को पहले भी नहीं मानेंगे। संविधान तो मानते ही भारत संविधान भारत का संविधान अपनी पहले प्रियम्बल में लिखता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उस स्पिरिट के साथ हम खड़े हैं। आज वो संविधान को एक्चुअली में अगर जमीन पर उतारना है, तो हमको इस देश में सत्ता परिवर्तन, समाज परिवर्तन करना है। जब तक समाज परिवर्तन नहीं होगा, वो संविधान के कागज पर टुकड़ा बना रहेगा, और हम उस समाज परिवर्तन की रहे हैं। असलियत में जनवाद, असलियत में सोशलिज्म, असलियत में डेमोक्रेसी, असलियत में सेक्युलरिज्म लाने की। अली साहब, आपने जो नया फ्रेंड बनाया बासु, अम्बेडकर जी और भगत सिंह की दोनों की आइडियोलॉजी पर, तो दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को आप कौन सा आइडियोलॉजी इसमें लेके चल रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि ऐसा लग सकता है कि भगत सिंह और अम्बेडकर बहुत अलग विचारधारा से आते हैं। ये हमको नहीं लगता कि भगत सिंह और अम्बेडकर बहुत अलग विचारधारा से आते हैं। ऐसा हो सकता है कि अम्बेडकर और भगत सिंह ने अपने समय पे कुछ ऐसा काम किया हो जहाँ वो साथ में खड़े ना रहे, वो अलग अलग खड़े रहे, और उस सब उन्होंने क्या किस समय किया वो सब पढ़ना, उस सब सीख लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है, ये जरूरी नहीं है कि अम्बेडकर और भगत सिंह ने कल क्या किया। आज अगर अम्बेडकर और भगत सिंह होते साथ में, तो आज क्या करते, वो एक बड़ा सवाल जो हम अपने संगठन में पेश करने चाहिए। अगर आप अम्बेडकर की लड़ाई को देखें, वो जाति को उन्मूलन की लड़ाई थी, वो एनालिसिस ऑफ कास्ट की लड़ाई। और जब तक कास्ट एनालिट नहीं होता, जब तक एक ऐसी व्यवस्था जाति एनालिट नहीं होती जो जनवाद का कंपैटिबल नहीं है, जो गैर बराबरी पर आधारित है, और जनवाद बराबरी पर आधारित है, तो असलियत में बाबा साहब अम्बेडकर असली जनवाद के लिए लड़े। भगत सिंह ने जब बात किया, तो सिर्फ गोरे अंग्रेज जाते और बुरे अंग्रेज आने से समाज का समस्या सॉल्व नहीं होगा। और हमको सही में अगर असलियत का एक जनवाद चाहिए, तो हमको क्रांतिकारी परिवर्तन करना है। तो एक्चुअली में दोनों लोग एक ही बात बोल रहे हैं, और आज उन दोनों लोगों को लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप देखें, हम इस संगठन के थ्रू जो यहाँ का एग्जिस्टिंग वामपंथी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनसे हम एक वैचारिक डायलॉग भी शुरू करना चाहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से जाति के सवाल को, उन्होंने किस तरीके से जेंडर के सवाल को देखा। कहीं ना कहीं वो लोग किस तरीके से बहुत नैरो विजन में, इकोनॉमिज्म में फंस गए हैं, और फिर उनको लगा है कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो जाति का समस्या और पितृसत्ता का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हम उससे अलग हैं।
हमारे हिसाब से जब तक जाति की समस्या, पिछड़ता की समस्या जो इकोनॉमिक कंडीशन से लिंक्ड है, जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा देश में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हम उन सोशल जस्टिस के लोगों से, चाहे मायावती हो, चाहे लालू नीतीश हो, हम उनसे भी अलग हैं जिनको लगता है कि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन करे बिना आप जाति को सॉल्व कर सकते हैं, जाति की समस्या को। जेएनयू के राजनीति में क्या बदलाव आया है पिछले 2 या 3 साल में? देखिए, जेएनयू की राजनीति में प्रतिरोध बढ़ा है, जेएनयू की राजनीति में विरोध की आवाज़ें बढ़ी हैं, और ये इट इज़ जस्ट नेचुरल कि जब जब दुनिया में कहीं भी दमन बढ़ा है उसके खिलाफ आवाज़ें होती है। अगर यहाँ वाइस चांसलर जब से आया है, उस आने के बाद से हमको एक दिन चैन का नहीं मिला है। इस कैंपस में एक साल में जो कुछ हुआ है अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार कैंपस में पुलिस आकर रेड करती है, कैंपस में आकर कुछ लोगों को उठाकर ले जाती है, कैंपस के पूरा शटडाउन जेबी को कैंपेन शुरू होता है, और वहाँ हमारा वाइस चांसलर खुद किसी के खिलाफ नहीं बोलता, राधे वाइस चांसलर सबको फैसिलिटेट करते हैं। उसके बाद एक बहुत जुझारू संघर्ष के बाद लोग पीछे आते हैं, तो आप वाइस चांसलर उन लोगों को फिर से पनिश कर देते हैं। उसके बाद उनको लगा जो जो उन्होंने पिछले सेमेस्टर किया उससे बहुत पब्लिसिटी होती है, और पब्लिसिटी होती है उससे नेगेटिव मिल जाती है, और जो जिन लोगों के अलावा जिनको दबाना चाह रहे हैं उनको भी आवाज़ मिलती है। कन्हैया को, उमर को, अनिर्बान को हमने, उन लोगों ने हम लोगों को आवाज़ दे दी, उनके दमन ने हमको आवाज़ दी, और उस आवाज़ का हमने भरपूर फायदा उठाकर उनको एक्सपोज किया। अब वो फिर से वो नहीं चाहते, तो अब वो चुपचाप से कैंपस के अंदर कैंपस के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सबवर्ट करके अपना एजेंडा को पुश करना चाहते हैं, और वो एजेंडा हर एक विश्वविद्यालय को पुश कर रहे हैं। हर एक विश्वविद्यालय में एचयू को देखें, में देखें, एक क्लियर पैटर्न है कि आप एक ऐसा वाइस चांसलर हेड इंस्टीट्यूट बैठाएंगे जो यहाँ के रूलिंग पार्टी की विचारधारा से आते हैं और उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया, एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है जेएनयू में। आप खुद देखिए, जो आप अगर आप देख रहे हैं नजीब का, अगर आप केस उठा के देखें, नजीब के केस में उसको कई सारे एबीपी गुंडों ने मिलकर उसको पीटा, उसके 22 लोग आई विटनेस, 22 लोग जाके डिपोज करते हैं, 50 दिन से ऊपर तक इंक्वायरी चलती है। आप कंपेयर कीजिए, अभी जो 11 लोगों को सस्पेंड किया, 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया। 9 फरवरी के बाद हमको सस्पेंड किया, 24 घंटे का हमको सस्पेंड कर दिया बिना सुने, और यहाँ 53 डेज तक इंक्वायरी चलती है, और उसके बाद उनको क्या सजा मिलती है? मतलब सजा तो दूर की बात है, उनको बोला था आप एक हॉस्टल में आपने मारपीट करी तो हम आपको दूसरा हॉस्टल दे रहे हैं कि आप जाइए, वहाँ जाके मारपीट कीजिए। हॉस्टल ट्रांसफर उनको सजा के नाम पर दिया जाता है, और उसका सीधा नेता लिंक यही है कि वो लोग, वो गुंडे जिन्होंने नजीब को मारा और उसके बाद नजीब गायब किया गया, वो लोग जिस संगठन से आते हैं वो रूलिंग पार्टी के शुरू होने लगे। और यहाँ हर एक विश्वविद्यालय में रोहित के जिन लोगों को इन्वॉल्व हुए उनसे आज तक कुछ नहीं हुआ है, तो रूलिंग पार्टी का क्लियर इन्वॉल्वमेंट। रोहित के हमने खुद देखा कि एमएचआरडी 5-5 चिट्ठियाँ भेजती है, वहाँ अफवाह के आप इन लोगों को पनिश कीजिए। तो सिर्फ जेएनयू, एचयू, हर एक विश्वविद्यालय में कंसर्टेड वो है, इन लोगों जो बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो क्लियर है कि जब तक हम इतिहास को भगवान नहीं करेंगे, जब तक हम एजुकेशन को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, जो हमारा 2025 तक जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जब तक वो एजेंडा कंप्लीट नहीं होगा, और बहुत कंसर्वेटिवली वो एक दिन नहीं रेस्ट ले रहे हैं, वो इस एजेंडा में बिल्कुल लगे हुए हैं। सवाल हम तक खड़ा होता है कि हम भी उनको उतनी इंटेंसिटी से फाइट करेंगे या नहीं। और आज तक जो जेएनयू दिखता है, बहुत कमियां रही हैं, बहुत सारी जगह हम लोग गलत भी गए, लेकिन आज तक एक चीज़ जो जेएनयू साबित करी कि विरोध की आवाज़ आज भी जारी है। तो आप वकाल साहब, इसके बाद आप क्या देश की सियासत में कदम रखने वाले हैं? देखिए, देश की सियासत में मैं ऑलरेडी कदम रख चुका हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और आई कंसिडर पॉलिटिक्स इज कन्फ्रंटिंग पावर। जो सत्ता का विरोध करना मेरी राजनीति है। राजनीति का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि चुनाव लड़ना, ये गलत कंसेप्शन है जो हमारे समाज में डोमिनेंट सोच है कि आप राजनीति में जब भी आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक चुनाव लड़ने के बाद तो मेरा कोई इरादा नहीं है चुनाव लड़ने का। जनता के आंदोलनों में, छात्रों के आंदोलनों में, और यूनिवर्सिटी के बाहर जितने आंदोलन रहेंगे, स्वतंत्र आंदोलन में, मैं हमेशा उनमें रहूँगा, और उस हिसाब से मैं चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे या कि बात का भी प्लान्स नहीं है अभी? देखिए, मैं जिंदगी भर का तो नहीं बना सकता, लेकिन आज के समय मेरे, अगर आप मुझे आज पूछे तो मेरा कभी भी नहीं मतलब फुल टाइम पॉलिटिक्स करने का भी आपका फुल टाइम एक्टिविज्म करना है, फुल टाइम संघर्ष में रहना है, वही मेरा। तो वकाल साहब, आज मुलाकात पावर पे टॉकिंग इंडियन में आज इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में नेक्स्ट शख्सियत के साथ। थैंक यू।